हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट, जो पूर्णतः परीक्षा पर आधारित है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने किस हड़प्पाकालीन स्थलन का उत्खनन करवाया था। दयाराम साहनी ने किस हड़प्पाकालीन स्थल का उत्खनन करवाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। तो चलिए हम हड़प्पा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण सैंधवकालीन पूरा स्थल है। इसके बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में जानकारी दी थी, लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से गेहूँ तथा जौ दोनों फसलों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसे शयादवाद एवं सप्तभंगी के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेल प्रमुख थे। चोल शासन प्रणाली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। चोल शासन प्रणाली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजा वंशानुगत होता था। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी और तथा इसके सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना को मानसी एवं आसफ खान के नेतृत्व में आक्रमण हेतु भेजा गया था। मेवाड़ को पूर्ण रूप से जहांगीर ने जीता था। भारत में क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है। इस संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण संत जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। भारत में सुहरावर्दी परंपरा की शुरुआत शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एतामुद्दौला का मकबरा। एतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1626 ईस्वी में बनवाया था। सर्वप्रथम इसी इमारत के पित्रादुरा नामक जड़ाऊ पर काम किया गया था। यह इमारत आगरा में स्थित है। यह इमारत कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे शहादरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे शहादरा में स्थित है। रावी नदी के किनारे, ये सब आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तबकात ए नासिर नामक पुस्तक किसने लिखा है। तबकात ए नासिर नामक पुस्तक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाजुद्दीन सिराज। चलिए हम और इनके बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। अलबर्नी द्वारा लिखा गया पुस्तक था तारीख उल हिंद।
इनकी फेमस पुस्तक है तारीख उल हिंद। और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी है। और अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बरो ने 1843 के एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया था। इसी के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने किस प्रथा को समाप्त किया था? नर बलि प्रथा को समाप्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल था 1856 से 1862 तक था। कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। सती प्रथा को क्या किया था? अवैध घोषित किया था। ठीक है। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य से हुआ था? मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य से हुआ था? यह भारत के केरल राज्य से हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन के नेता अली मुसलियार थे। यह एक कृषक विद्रोह था। अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। अस्थायी बंदोबस्त की नीति कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में सर्वप्रथम लागू की गई थी। बाद में इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जमींदारों को लगान वसूल कर 90% एवं 10% खुद रखना था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की थी। ये बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी इस टाइम। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई एवं आंदोलन प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को ही पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत की पूर्ववर्ती नाम मित्र मेला था। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? मित्र मेला था। ठीक है। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था। और 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। 1916 में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को पुनः एक मंच पर लाने में तिलक एवं एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पास किया गया था। गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1932 में। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट नामक समझौता हुआ था। इसके फलस्वरूप अंबेडकर ने हरिजनों
हेतु पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम वैल्यूइंग टॉयलेट था। 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है और वर्ष 2021 का थीम वैल्यूइंग टॉयलेट्स था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित अन्य प्रमुख मरुस्थल हैं जैसे कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सेंट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट आदि। नामीबिया में नामीब मरुस्थल है। नामीबिया में कौन सा मरुस्थल? नामीब मरुस्थल है। वही अल्जीरिया में सहारा मरुस्थल है। अल्जीरिया में कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकस ताल। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट ऊंचाई पर स्थित राकस ताल से निकलती है। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसे पंचनद भी कहते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब की कुल लंबाई 1130 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 2637 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। वही जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। वही भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है। याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। टोटल कितने परसेंट है? 90%। बिहार में कितने हैं? बिहार में है 88.7% और असम में है 85.9%, उड़ीसा में है 83.3%। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है, जहाँ टोटल कितने परसेंट है? टोटल है वहाँ 62.2% गोवा में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। नोंगा खाइलेम अभ्यारण्य बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। यहाँ क्या है? मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। सरहिंद नहर परियोजना पंजाब राज्य में सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी के पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा में महानदी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंद परियोजना भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। रिहंद परियोजना और रामगंगा परियोजना दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोबियम। एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एवं क्लोरोबियम जैसे जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। रिबुलेरिया एवं साइटोनेमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। यह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। दिहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1987 में कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत संरक्षण के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है, जो 1987 में कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत संरक्षण के उद्देश्य से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में जापान में CO2 के उत्सर्जन को कम करने हेतु किया गया था। ठीक है। गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। गोल्डन राइस विटामिन ए युक्त चावल की प्रजाति। इस चावल में बीटा कैरोटीन की अधिकता के कारण इसका रंग पीला होता है। इसमें किसकी अधिकता होती है? बीटा कैरोटीन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2005 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना था। भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं, जो है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और तथा साइटोसिन। यूरेसिल नामक क्षार आरएनए में पाया जाता है। ये क्षार जो है कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। कवक के किस रूप में भोजन संचित होता है? कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजेन के रूप में। कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मानव में दमा, खाज, दांत एवं एथलीट फूट जैसी बीमारियां कवक के कारण होती है। रैबिडोवायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। तो रैबिडोवायरस द्वारा रेबीज
होता है, याद रखिएगा। जैसे कि इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है, खसरा मोरबिली वायरस से, डेंगू ज्वर अरबो वायरस और रेबीज रैबिडो वायरस से। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपर सिरे पर अंदर की ओर स्थित रहती है। यह वृक्क की टोपी के समान गाढ़े भूरे रंग की होती है। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है, जो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग द्वारा स्रावित होता है। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट से संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 36, PLX क्या है? PLX एक विस्फोटक है। PLX का फुल फॉर्म होता है पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। यह एक अत्यंत खतरनाक विस्फोटक है। इसका निर्माण नाइट्रोमीथेन और एथिलीन डायोमाइन के संयोग से होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग आत्मघाती दस्तों के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में लार का pH मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.5 से 7.5। मनुष्य के लार का pH मान 6.5 से 7.5 होता है, जबकि रक्त का pH मान 7.3 से 7.5 होता है। यह है रक्त का pH मान। और मानव मूत्र का pH मान 5.5 से 7.5 होता है। बियर का pH मान 4 से 5 होता है। CNG गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 से 90%। ठीक है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम के कुओं से प्राप्त होता है। वाहनों में इस्तेमाल के लिए इसे 200 से 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया या संपीड़ित किया जाता है। इसमें मीथेन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। वही मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। इससे सस्ते आभूषण का निर्माण किया जाता है। पीतल तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। वही कांसा, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्यकर्ता। ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता, ये कहाँ की रहने वाली थी? ओडिशा की, याद रखिएगा। ओडिशा के सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अन्य सभी कारक लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करते हैं। लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर भी लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में से किस प्रकार की किरण निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड किरण। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। रेडियो तरंगों का प्रयोग चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह निर्वात में रेडियो तरंग प्रकाश की गति से यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारत्व पर। ध्वनि का मोटा या पतला होना तारत्व पर निर्भर करता है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। स्त्रियों में ध्वनि का तारत्व अधिक होने से उनकी आवाज पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिन वर्म या थ्रेड वर्म किस संघ के जीव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्केलिमनथीज। बच्चों के आंत में विकसित होकर उन्हें बीमार करने वाले थ्रेड वर्म संघ एस्केलिमनथीज के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। इनके परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। ये एकलिंगी जीव होते हैं। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जोहानसन ने सन 1909 में जिन शब्द का प्रयोग किया था, जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। डब्ल्यू बाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैम्बूसिया। मलेरिया के मच्छरों के लार्वा को समाप्त करने हेतु खुले स्थानों पर जमी पानी में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। वहीं तालाबों एवं कुओं में लार्वा समाप्त करने हेतु गैम्बूसिया मछली को छोड़ा जाता है। यह मछली मच्छरों के लार्वा को खाकर उन्हें समाप्त कर देती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। हल्दी का खाया जाने वाला भाग प्रकंद कहलाता है। आलू का खाया जाने वाला भाग कंद कहा जाता है। प्याज का खाया जाने वाला भाग सलग कंद कहलाता है। ये सभी भूमिगत तने हैं। किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B1 के कारण बेरी होता है। विटामिन B2 के कारण त्वचा फट जाती है और विटामिन D के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व एवं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधी प्रावधान लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा हेतु कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में JBP कमेटी का गठन किया गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। 3 संघ राज क्षेत्र जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजू वर्मा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अर्थशास्त्री संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 को लिखा। इस पुस्तक में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारत में महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। वह संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी भी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। एक क्या है कथन असत्य है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। उपरोक्त पदों का वरीयता क्रम इस प्रकार, जैसे पहले है राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, और फिर होंगे मुख्यमंत्री, और फिर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन, शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण आदि नियमों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में लाया गया। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में के नौगौर जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नौगौर जिले से हुआ था। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद एवं नीचे में हरे रंग की पट्टी है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। यह चक्र अशोक स्तंभ पर बने धर्म चक्र का प्रतीक है।
किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा एवं 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष हेतु चुने जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने हेतु मात्र 3 आधार ही दिए गए हैं। प्रथम युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण एवं तीसरा सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड-डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक के बीच चलाई गई थी। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है। यह एडम स्मिथ में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी है। विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 68, गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय विवरण विषमता। विभिन्न वर्गों के बीच आय विवरण की विषमता मापने हेतु 2 विधियां हैं, जैसे लॉरेंज वर्ग एवं गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक आय वितरण की विषमता माप की सबसे प्रचलित विधि है। एक और है लॉरेंज वर्ग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में वहनीय एवं जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। इसमें आशा कार्यकर्ता की विशेष भूमिका है। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बन्ना कटारिया का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से है। बन्ना कटारिया का संबंध हॉकी खेल से है। यह 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात CRR की दर बढ़ा दे तो इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साख सृजन क्षमता घटेगी। यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात की दर बढ़ा दे तो बैंकों के पास तरलता यानी कि पूंजी घटेगी, अतः उनकी साख सृजन क्षमता भी घट जाएगी। नगद आरक्षित अनुपात किसी वाणिज्यिक बैंक के पास जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय दक्षिणी मुंबई में बर्ली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। इन एक्सचेंजों के द्वारा शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा राज्य द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को त्रिपुरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर 1945 में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र एवं तीसरे स्थान पर ओडिशा है, जबकि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहां 94.4% है, दूसरे स्थान पर नागालैंड है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। भाई 21 जून को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वही 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, और 15 सितंबर को इंजीनियर डे यानी कि अभियंता दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। प्रतिवर्ष 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध व विपदा के समय चिकित्सा राहत प्रदान करना है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर जापान का टोक्यो, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला नगर मुंबई है, न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू एवं संयुक्त राज्य की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, रेड फिलिप रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान। वही मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत नेपाल के बीच पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है, और वही मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच और मेन रहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, गणितीय चिन्हों एवं वही सही संयोजन चुनी जिन्हें क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने में समीकरण हेतु संतुलित किया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, फिर वही 23 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तथा फिर स्टेशन पहुंचने में 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। रेलगाड़ी का आरंभिक बिंदु स्टेशन किस दिशा में है? इस मैथ्स के क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे आप सॉल्व कर लीजिए। मैं उत्तर बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के माध्यम सही संबंध है, जो दिए गए शब्द युग्मों के संबंध के मध्य से घोड़ा हिनहिनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बतख कैके करना। किसी निश्चित कट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 54। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 336 मतलब 336। एटी 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 139। 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा। 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28। 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर पर आवर। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23/99। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5√2 सेंटीमीटर।
98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 इंटू 3/8। 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 दिन। 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कल भी वीडियो लेकर आऊँगी। कल इसका प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।